नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ है संतोष पाठक जी, स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हुए। हम और आप आपस में अभिवादन करते हैं शिव जी, नमस्कार भी करते हैं, छोटे भाई बड़े भाई जैसा प्यार भी करते हैं। तमाम लोग जो है अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं, अपने छोटों का भी अभिवादन करते हैं। लेकिन बराबरी की बात करने वाला देश और दुनिया में 56 इंच के सीने का दावा करने वाला प्रधानमंत्री, 144 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री, जब फोन करके गिड़गिड़ाता है किसी के सामने, दिल दुखता है, चोट लगती है। जो अपमान महसूस होता है, उस अपमान के बारे में मैं बता नहीं सकता। और एक बात और शिव जी, हम अपने मूल मुद्दे पे आएंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। हमारे देश में बहुत सारे लोग होते हैं, लाइसेंस बनाने जाते हैं तो डीएल नहीं बनता। लाइसेंस तो सबसे बड़ी बात मैंने बता दी। आप चाहे राशन कार्ड बनवा लीजिए, चाहे कई बार पासपोर्ट बनवाने के लिए या कोई भी सरकारी काम काज करने के लिए हम किसी की सेवा लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं शिव जी? दलाल कहते हैं। और दलालगिरी भारत में कानूनी रूप से वैलिड नहीं, ये तमाम लोग जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यह बताऊं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इस देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका के विदेश मंत्री से बात करने के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करने के लिए दलालों की जरूरत पड़े, तो आप क्या सोचेंगे? यह हालत हो गई हमारे देश की। लेकिन हालत वही हो गई है। हालत ये हो गई कि अमेरिका से बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए आपको फोन पर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, दलालों की मदद लेनी पड़ रही है, और आपके मुंह से बोल नहीं फुट रहे हैं। और इस बीच में राहुल गांधी ने आपकी सबसे बड़ी पोल खोल कर रखी है। एक एक करके मैं दर्शकों के सामने स्टोरी को रखूंगा, लेकिन आप मूल मुद्दे पर आए उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अब हमारे यहाँ तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। अब अडानी साहब हिसाब देंगे नहीं, एलआईसी बताएगी नहीं कितना पैसा कहां लगाया है। लेकिन अमेरिका में जो कंपनियां होती है शिव जी, उसको बाकायदा फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी FARA के तहत कई तरह की डिटेल देनी पड़ती है। और एक कंपनी ने डिटेल दी, सारी डिटेल सार्वजनिक हो गई, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से भी बताया गया कि पाकिस्तान ने उस एजेंसी की मदद दी है। अब पाकिस्तान तो एक कमजोर देश है, उसने 45 करोड़ रुपए खर्च किए एक एजेंसी की मदद लेने के लिए, दलालों की मदद लेने के लिए, तो चलिए मान लिया। लेकिन 144 करोड़ के देश भारत को क्या जरूरत पड़ी, ये भी बता देता हूं। अमेरिकी लॉबिंग फर्म SHW पार्टनरशिप LLB के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के साथ कई अहम मुद्दों पर भारतीय दूतावास की बातचीत में मदद की गई। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच भारतीय दूतावास के लिए उस एजेंसी ने काम किया। FARA में दी गई जानकारी के मुताबिक 10 मई को इस फर्म ने भारतीय दूतावास की ओर से व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वाइल्स, अमेरिकी ट्रेंड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीन और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रिकी गिल से संपर्क करने में मदद दी की। और इस दौरान भारत अमेरिका व्यापार समझौते और ऑपरेशन सिंदूर, ध्यान दीजिएगा, भारत अमेरिका व्यापार समझौता, हम तो ये सोच रहे थे भैया हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब बात कर रहे हैं, यहां तो दलालों की एक फर्म बात कर रही है। अमेरिका में ये वैलिड है। माफ कीजिएगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे देश में ये कानूनी रूप से वैलिड नहीं है, एजेंट्स की मदद नहीं ली जा सकती। तो इस दौरान भारत अमेरिकी व्यापार समझौते और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी मीडिया कवरेज जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। और 10 मई को ही भारत और पाकिस्तान के बीच चला 4 दिन का सैन्य टकराव समाप्त हुआ था। और इस फर्म को भारत के करदाताओं से जो पैसे का भुगतान किया गया है, फर्म की भूमिका क्या थी ये बता देता हूं। बैठकों की व्यवस्था करना, फोन कॉल और ईमेल के जरिए दोनों देशों के अधिकारियों को जोड़ना इसमें शामिल था। और इसके अलावा भारतीय दूतावास ने उपराष्ट्रपति JD वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ एक बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक कराने में भी मदद मांगी थी। बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल, याद कीजिए उस सांसदों का जो डेलीगेशन गया था, मेरे हिसाब से उसी का जिक्र किया जा रहा है। कई एंट्रीज में भारत अमेरिका व्यापार वार्ता की स्थिति पर बातचीत का जिक्र है। तो भारत जैसे देश को दलालों की जरूरत पड़ रही है अमेरिका से बात करने के लिए, अमेरिका के विदेश मंत्री से, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करने के लिए। और हमारे यहाँ उनके उपराष्ट्रपति JD वेंस आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री उनका स्वागत तो छोड़ दीजिए, उनकी पत्नी का स्वागत तो छोड़ दीजिए, उनके बच्चों के साथ भी तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या करें, शर्म इनको आती नहीं है। तो एक एक करके तथ्यों को हम सामने रखेंगे। और ये बड़ी खबर जो है कि कैसे इस देश की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, गिरगिरा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री सर और प्लीज कहते हुए। जी शिव जी। बड़ा हालात अलग हो जाते हैं जब एक विश्व के सबसे बड़े
पॉपुलेशन के राष्ट्राध्यक्ष को गिड़गिड़ाना पड़े। सर प्लीज, सर प्लीज। और जब ये शब्द सामने आते हैं तो फिर क्या बचता है कहने को, क्या रह जाता है बताने को, क्या कहा जाएगा। और रिपब्लिकन सांसदों की बैठक में ट्रंप ने यह भी कहा कि पीएम मोदी मेरे पास आए और बोले, सर मे आई सी यू प्लीज। पर अखबार को न्यूज पॉइंट में क्या दिखा, वो पिक्चर भी मैं अभी आपके समक्ष लाऊंगा कि आखिर अखबार को ये कैसे छापना और कैसे सेटलमेंट करना, क्या छपेगा ये तय करना, ये कहां से आया। जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आ गया तो फिर अखबार ने ये क्यों छापा। क्या इस देश के जनमानस को सच दिखाने में अखबार भी नाकाम है। टीवी मीडिया से तो भरोसा उठ गया था, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी इस अखबार पर भरोसा रह गया है। हालांकि अब सोशल मीडिया ने सबका भरोसा खो दिया है। यह आपके सामने तस्वीर है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वाशिंगटन, जनवरी 6। मोदी नॉट दैट हैप्पी विद मी बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ ट्रंप। क्या बढ़िया हेडिंग लगा दी। इस देश के लोग भाग भाग हो जाएंगे कि, लेकिन क्या उन्होंने जो वीडियो का एक लाइन था जो सबसे ज्यादा आज लगनी चाहिए थे, सर मे आई सी यू प्लीज, जो हेडिंग में लिखा, अखबार ने बिल्कुल सही किया। और मैंने देखा कि यही हेडिंग बहुत ढेर सारे अखबारों ने भी लगाई है। शिव जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा जरा वो सुनाई दीजिए ना दर्शकों को। नहीं, भाई ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं। मुझे कह लेने दीजिए। मैं भी भारत का नागरिक हूं, एक पत्रकार के बाद भारत का नागरिक हूं। क्योंकि दूसरी बात से ऐसा आभास मिल रहा है जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रंप से एक याचक के तौर पर मिलने की अनुमति मांगी हो, एक याचक के तौर पर, जो अभी आप कह रहे थे हम मान सम्मान करते हैं। और खबर यह कह रही है कि प्रधानमंत्री से मोदी बहुत खुश हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री और अपने देश के इस अपमान के लिए ट्रंप की कड़ी निंदा करता हूं। मैं भारत का नागरिक हूं, मेरे प्रधानमंत्री की निंदा की है, मैं भी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं अपने प्रधानमंत्री से अपने और देश के अपमान से व्यथित होकर ट्रंप की इससे भी कड़ी निंदा करेंगे। ऐसा कैसे सोच लूं? अरे नहीं भाई, मोदी और उनके भक्त मान अपमान से परे हैं। दुनिया कितनी भी बेइज्जती करे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन उफ, हमारे पीएम की इतनी बेकदरी हमने कभी नहीं देखी। डोनाल्ड ट्रंप अब तो साफ साफ कह रहे हैं कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद नरेंद्र मोदी उनके पास आए और बोले, सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? तब मैंने हां कर दी। मेरे उनसे अच्छे रिश्ते हैं, फिलहाल मोदी मुझसे खुश नहीं है। अब संतोष जी की बात पे आ जाता हूं और संतोष जी के पास इस वीडियो का मैं जानकारी चाहूंगा। To see me, sir, may I see you, please? Prime Minister Modi came to see me, sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. अब संतोष जी आप मुझे बताइए, अब आपको मैंने वीडियो सुना दी है। देखिए, ये वीडियो उसी तरह का है। मैं आपको याद दिला देता हूं अपने दर्शकों को, दर्शक इसको याद करेंगे नहीं, और मैं इसको कांग्रेस और बीजेपी के चश्मे से नहीं देखता हूं, मैं इसको इस देश के प्रधानमंत्री के चश्मे से देखता हूं। जब चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई, जवाहरलाल नेहरू अमेरिका से मदद मांग रहे थे, लेकिन इसके बावजूद नेहरू सरकार ने अमेरिका के गलत कामों का लगातार विरोध किया। इंदिरा गांधी के जमाने में तो इंदिरा गांधी ने क्या किया वो भी आपको बताऊंगा। राजीव गांधी जाते थे तो छाता लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति उनको लेने के लिए आते थे। और ये जो मे आई सी यू प्लीज वाला जो गिड़गिड़ाने वाला वाक्य है, इस वाक्य के दौरान भी जरा मैं आपको बता देता हूं। हमें बताया गया कि भैया राष्ट्रपति बनने के बाद मिलने वाले राष्ट्राध्यक्षों में ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। आज पता लगा कि भाई गिड़गिड़ा कर मिलने गए। और वो सवाल हमने पूछा था उस दिन शिव जी
कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिसीव करने क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री को। अब उसका सच सामने आ गया, क्योंकि उसी दौरान जापान के प्रधानमंत्री पहुंचे तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनको बाहर रिसीव करने आए, जॉर्डन के राजा को रिसीव करने आए, इजराइल के प्रधानमंत्री को रिसीव करने आए, फ्रांस के राष्ट्रपति को रिसीव करने आए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे व्हाइट हाउस तो उनके रिसीव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए। आज समझ में आ गया। तो सर, ये मे आई सी यू प्लीज करके मिलने गए थे तो ट्रंप क्यों मिलते ट्रंप ऐसे राष्ट्राध्यक्ष से जो गिड़गिड़ा कर उनसे मिलने गए थे। और ये पूरा वाकया आप इसको समझ लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है, और इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। डिफेंस डील को लेकर उन्होंने कहा अपाचे हेलीकॉप्टर, क्या अमेरिका के अलावा दुनिया के और किसी देश में इस तरह के हेलीकॉप्टर नहीं है? हम क्यों अमेरिका से गिड़गिड़ा कर हम सामान खरीदे? ऐसा पहली बार होगा कि आप आम भाषा में बता देता हूं कि आप किसी दुकानदार के पास जाए सामान खरीदने और दुकानदार के सामने आपको गिड़गिड़ाना पड़े। ऐसी कौन सी दुकानदारी है भैया कि वो आपको हड़का कर, आपसे प्लीज करवा कर, आपको अपना ही हथियार बेचकर अपना फायदा उठाना चाहता है और आप उसके लिए गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह सवाल अब इस देश के तमाम लोगों को सोचना चाहिए, खास तौर से भक्तों को मैं कहूंगा कि सोचे। ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था लेकिन उन्हें 5 साल तक ये नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? मैंने कह दिया हाँ। अब जरा दर्शक बता दें, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दौर में जो वैश्य समुदाय के लोग, व्यापारी समुदाय के लोग, ब्राह्मण समुदाय के लोग, ये तमाम लोग जो उनको मजबूती दे रहे थे, खासतौर से व्यापारी वर्ग से कहूंगा जरा भैया आप कमेंट करके बता दो कि आप करते हो कि अपने ग्राहक के साथ ऐसा कि ग्राहक को सामान के लिए लटकाए रखते हो, फिर वो गिड़गिड़ाते तब आप सामान बेचते हो। एक छोटी सी मानव बुद्धि लगाने की बात मैं कर रहा हूं। और उसके बाद ये जो मैंने कहा इंदिरा गांधी ने क्या किया, देखिए इस तरह के हालात बने जब 70 के बाद पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान ने जुल्म किया। पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश के रूप में जाना चाहता है, वहां से लोग भाग भाग कर हिंदुस्तान में आ रहे थे। इंदिरा गांधी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने गई, एक तीखी नोकझोंक हुई, वापस आया बांग्लादेश नाम के एक नए देश का दुनिया के नक्शे पर जन्म हुआ, पाकिस्तान को सबक सिखाया। उसी समय अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देते हुए 7वां बेड़ा एक तरह से भारत के खिलाफ भेज दिया था, भारत को डराने के लिए, भारत को हड़काने के लिए। लेकिन भारत की एक मजबूत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उन्होंने अमेरिका को एक बड़ा सबक सिखाने का काम उस समय किया था शिव जी। और उस बड़े सबक ने दुनिया भर में भारत की एक धाक जमा दी थी। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री और जो बार बार बात बात पर 56 इंच 56 इंच 56 इंच कहते हुए नजर आ रहे थे, उनकी पोल किस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति खोल रहा है। माफ कीजिएगा, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये निंदनीय है। बतौर भारतीय हम डोनाल्ड ट्रंप के इस व्यवहार की पुरजोर शब्दों में निंदा करते हैं। वो 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई व्यक्तिगत बातचीत का भी खुलासा कर रहे हैं, कूटनीतिक की तमाम मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। लेकिन हमें गिला शिकवा डोनाल्ड ट्रंप से नहीं है, हमें तो गिला शिकवा इस देश के प्रधानमंत्री से है कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और एक शिव जी जो राहुल गांधी ने धो दिया, मैं आपसे अपील करूंगा जरा वो भी सुना दीजिए कि राहुल गांधी किस तरह से एक बार फिर से धोते हुए नजर आ रहे हैं, किन शब्दों के साथ नरेंद्र मोदी की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, और कैसे वो नरेंद्र मोदी को चेहरा दिखाते हुए आईने में उनका असली चेहरा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। शिव जी, राहुल गांधी का जो बयान है वो भी आपके स्क्रीन पर आने वाला है। शिव जी अभी राहुल गांधी के बयान को दिखाएंगे और तब आप खुद सुन लीजिएगा कि राहुल गांधी क्या रहे हैं। और मैं अपने तमाम दर्शकों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वो विशेष तौर पर मुझे कमेंट करके बताए कि नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर उनका क्या मानना है, और राहुल गांधी के इस बयान को जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है उसको लेकर उनका क्या मानना है। जो बताया संतोष जी ने, सीधा ले चलते हैं राहुल गांधी के बयान पर। इस पूरे घटनाक्रम पर नेता प्रतिपक्ष का रोल क्या है, क्योंकि 2 ही पद सबसे बड़े होते हैं देश में, फिर उसके बाद सारे लोग होते हैं कि एक नेता सदन और एक नेता प्रतिपक्ष। तो नेता प्रतिपक्ष ने इस पर क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। अब मैं अच्छी तरह जानता, ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो?
नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। ये देखिए, बिल्कुल शिव जी, ये राहुल गांधी ने सीधे सीधे उस वाक्य का जिक्र कर दिया, 1971 के वाक्य का, भारत पाकिस्तान की लड़ाई का, जिसमें इस दुनिया के युद्ध के इतिहास में 90,000 से ज्यादा सैनिकों को पहली बार भारत की बहादुर सेना ने एक तरह से गिरफ्तार कर लिया था। सरेंडर करना पड़ा था पाकिस्तान की सेना को, और दुनिया के नक्शे पे बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ था। और ये तब हुआ था जब अमेरिका ने भारत को धमकाते हुए अपना 7वां बेड़ा, युद्धक बेड़ा जो है, भेज दिया था। लेकिन उसके हिंद महासागर में आने से पहले ही भारत की सेना खेला कर चुकी थी। इंदिरा गांधी लड़ी और अमेरिका को इंदिरा गांधी ने उसकी हैसियत बताई। और फिर उस समय यूएसएसआर, जो सोवियत संघ रूस हुआ करता था, उसके साथ भारत का एक बड़ा ऐतिहासिक समझौता इंदिरा गांधी ने अपने दौर में किया। और उसके कुछ वर्षों बाद उन्होंने परमाणु बम का परीक्षण करके दुनिया के देशों को ये बता दिया कि अब भारत पर हमला करने का जोखिम कोई नहीं ले सकता, खासतौर से महाशक्तियों को। वेनेजुएला देख लीजिए, कितना अमीर, तेल के मामले में सबसे ज्यादा तेल उत्पादक देश, यानी सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल उसके पास है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि सेना स्ट्रांग नहीं थी, और अगर न्यूक्लियर वेपन्स होते उसके पास तो शायद अमेरिका इस तरह की हिम्मत नहीं करता। इंदिरा गांधी वो करके गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको बढ़ाया, परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। और आज हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको अमेरिका से बात करने के कमीशन एजेंट की, दलालों की मदद लेनी पड़ रही है। ये हालत हमारे देश की अब हो गई है। बाकी अब इस देश के लोग बताएं, और खासतौर से वो भक्त बताएं जो 56 इंच के सीने की बात करते हैं। जवाब प्रधानमंत्री के मुंह से आना चाहिए, और हमारा देश अभी तक प्रधानमंत्री के बयान का इंतजार कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप लगातार बार बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। अब इज्जत को तार तार करो या किसी को, अब देश ने भी देख लिया, पूरे विश्व ने देख लिया है संतोष जी, अब कुछ बचा नहीं है। और बचने के बाद जब कुछ बचता नहीं है तो स्थितियां तो विकराल हो जाती है। आपको समझना पड़ेगा, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश के राष्ट्राध्यक्ष का यह हाल समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने कहा कि तेल को लेकर, तो मैं तेल का भी आपको पूरा हाल बता देता हूं कि कितना रूस से हम खरीदते थे और अब कितना खरीद रहे हैं और कितना सस्ता खरीद रहे हैं। क्या इस सस्ते खरीदने वाले तेल से भारत के लोगों को लाभ मिला? अगर मिला है तो जरूर बताएं। हम अगर बात करें तो हम पिछले 5 साल का एक आंकड़ा प्रस्तुत कर देते हैं दर्शकों के सामने। दर्शकों को पता होना चाहिए 2021-22 में हम 2% रूस से तेल खरीदते थे। 2022-23 में 19.1% खरीदते थे। 2023-24 में 33.4% खरीदते थे। 2024-25 में 35.2% खरीदते थे। और 25-26 में 32.3%, यानी 2.9% कम किया है। उसी में हंगामा मचा घूम रहा है, उसी में वाहवाही हो रही है। और अगर डिस्काउंट की बात करें तो बीते 5 साल में तेल की कीमतों में क्या हुआ? ग्लोबल लेवल पर $71 प्रति बैरल बिक रहा था
रूस ने $3 हमें सस्ता दिया, यानी $68 प्रति बैरल दिया। ग्लोबल लेवल पर जब $99 प्रति बैरल बिक रहा था तो रूस ने हमें $20 सस्ता देकर $79 प्रति बैरल दिया। अभी जब $82 2023 में बिक रहा था तो $18 हमें सस्ता दिया, यानी $66 प्रति बैरल दिया। 2024 में $80 प्रति बैरल बिक रहा था, तब रूस ने हमें $67 प्रति बैरल दिया। और अब जब $63 प्रति बैरल बिक रहा था 2025 में, तो रूस ने हमें $61 प्रति बैरल दिया। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि $61 प्रति बैरल जब प्रधानमंत्री मनमोहन ने पूर्व ने तेल खरीदा था, तब भारत में तेल के क्या रेट थे? सर्च करिए, गूगल करिए और हमें जरूर बताइए, हमें प्रतीक्षा रहेगी। क्योंकि उस समय भी $130 से ऊपर चला गया था डीजल का रेट। संतोष जी को याद होगा, बड़ा हाय तौबा मचा था जब 58-60 रुपया लीटर डीजल पेट्रोल हो गई थी। आज इस देश के नागरिक क्या चर्चा करते हैं इन बातों पर? क्या इन विषयों पर चर्चा हो रही है? हम हिंदू मुसलमान से निकले तब देश के आर्थिक हालातों पर चर्चा करें। अब तो एनएफएम भी कह चुका है कि भारत झूठे आंकड़ों से देश को भ्रमित कर रहा है। और हमारे यहां बैठे कुछ तथाकथित पत्रकार जो दिन भर लवड़म भोज्यम करते हैं, दिन भर उल्टा सीधा सबके सामने बोलते हैं, दिन भर गलत परोसते हैं, सरकार के सामने नतमस्तक हो गए हैं, पैसे के नीचे दब गए हैं, उत्साह पुरस्कार के नीचे दब गए हैं। वो दिन भर जनता के सामने हिंदू मुसलमान परोसते हैं। दिल्ली में एक मस्जिद के आगे अतिक्रमण हटाया गया है कि मस्जिद गिराई गई है, अगले 10 दिन इसी पर बहस होगी। लेकिन इस पर बहस नहीं होगी कि रेखा गुप्ता ने सदन में खड़े होकर कहा कि कांग्रेस की संसद में भगत सिंह बम लेकर कूद गए। इस पर कोई नहीं बोलेगा। इतने ज्ञानी मुख्यमंत्री, इतने ज्ञानी लोग बीजेपी में मौजूद है। नहीं, ओजस्वी और तेजस्वी लोग, ओजस्वी और तेजस्वी लोग जिन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना उनकी आदत है। और एक बात बड़े साफ से मैं कह देता हूं, आपने कहा ना भाई, जब सस्ता तेल खरीदा तो सस्ते तेल का फायदा व्यापारियों ने उठा लिया। लेकिन जब अमेरिका, संतोष जी सवाल ये, देश के नागरिक को क्या मिला? नहीं, आगे वही बता रहा हूं, नागरिक को क्या मिला वो बता रहा हूं। और जैसे ही डर के मारे आपने अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया, अमेरिका से गैस खरीदना शुरू कर दिया महंगे दामों पर, तो इस देश के नव वर्ष का तोहफा दे दिया था सरकार ने, गैस की कीमतें बढ़ाकर। याद है ना आपको? सस्ते का फायदा मोदी साहब के दोस्त ले जाए और महंगे का नुकसान इस देश की जनता झेले, और उसके बाद भी कहे वाह मोदी जी वाह। यही इस देश की हकीकत बन गई है। और आपने बिल्कुल सही कहा, IMF ने मोदी सरकार के आंकड़ों की पोल खोल दी है। चौथी अर्थव्यवस्था की बात कर ले, अर्थव्यवस्था के विकास की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, अमीरी गरीबी की बात कर ले, इन तमाम मामलों में मोदी सरकार आंकड़ों के साथ कैसे फर्जीवाड़ा कर रही है, ये इस देश की जनता को अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। लेकिन समझने की रफ्तार थोड़ी कम है। हम और आप जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं। शीतल सिंह जी का कार्यक्रम आपने भी किया, शीतल सिंह जी का कार्यक्रम मेरे पर भी हुआ। दर्शक जाए तो उस पर जाके देख सकते हैं किस तरह से शीतल पी सिंह जी ने विस्तार से इन बातों को खोला है कि अर्थव्यवस्था को मापने का जो पैमाना होता है, हर पैमाने पर मोदी सरकार इस देश के सामने सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस रही है। बाकी दर्शकों पर छोड़ते हैं, कमेंट करके बताएं कि भैया कब तक सही बात को सुनना, सीखना, समझना शुरू करोगे आप। चलिए इस खबर को अब यही विराम देंगे और अगली खबर फिर लेकर आएंगे संतोष जी के साथ। चर्चित खबरें होंगी। हम संतोष पाठक ऑफिशियल पर, शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल पर, स्पेशल कवरेज न्यूज पर उन खबरों को परोसते हैं जो दर्शक उन खबरों को सुने और समझे। हम झूठ नहीं परोसते, हम तथ्य और सबूतों से। अभी भी आपके सामने 2 वीडियो रखे, एक अखबार की कटिंग रखी, और जो आंकड़े हमने बताए हैं तेल के, वो बाकायदा जाके गूगल करके आप चेक कर सकते हैं। एक भी आंकड़ा झूठा मिले तो आप हमें कुछ भी लिख सकते हैं और हम कल से प्रोग्राम करना बंद कर देंगे। अगर सच्चे निकले तो फिर हमारा हौसला अफजाई करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, हो सके तो सदस्यता लीजिए ताकि हम खुलकर आपके साथ बात कर सकें। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।